Good morning, guys. So we start the new topic. It is called transverse vibration. ट्रांसवर्स वाइब्रेशन क्या होता है? तो अगर हम किसी एक शाफ्ट को उसका 1 इंच कहीं फिक्स कर दें और m क्वांटिटी या नोन क्वांटिटी ऑफ मास अगर हम दूसरे इंच में लगाएं और इस मास को अगर हमने कुछ डिफ्लेक्शन दिया तो ये डिफ्लेक्शन की वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होगा और दिस वाइब्रेशन मतलब दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन. I think you all know that if we fix one side of the shaft, then we are say it is a cantilever. So let us consider a flexible rod in the form of cantilever beam with concentrated mass m at the free end of the rod. Okay. तो फ्री एंड ऑफ द रॉड के लिए हमें जो नोन लेंथ था वो L था और जो डिफ्लेक्शन है वो हमने डेल लिया है. अब एक्चुअली हो क्या रहा है, तो मेरे ख्याल से आपने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था या पढ़ा था कि अगर डायनेमिक मतलब एक्चुअली एनालिसिस ऑफ डायनेमिक फोर्स जो है वो बहुत टफ होता है, लेकिन अगर इसी एनालिसिस को हम स्टैटिक वे में करेंगे तो इट इज मच मोर कन्वीनियंट फॉर अस. तो एक्चुअली यहाँ जो डायनेमिक फोर्स है हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं एक स्प्रिंग के साथ जिसमें सेम मास रहेगा, एक स्प्रिंग की स्टिफनेस रहेगी जिसका 1 इंच जो है वो हमने फिक्स करके रखा है. तो एक्चुअली यहाँ पे हम वो एनालिसिस करने जा रहे हैं कि अगर हम दोनों में स्टडी करेंगे तो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज आर अकर इन आवर डेरिवेशन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ निग्लेक्ट द सेल्फ वेट ऑफ द रॉड. एक्चुअली होता है क्या है, स्प्रिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि स्प्रिंग का खुद का वेट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. सो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडर रॉड ऑफ द वेट शुड बी नेग्लेक्टेड. द इक्विवेलेंट सिस्टम showing transverse vibration as shown in figure. So K is the transverse stiffness in Newton per meter. Del is the deflection of the mass in meter. L is the length of the rod. E is the modulus of elasticity of rod material in Newton per meter square. Okay, and X is the moment of inertia of the rod cross section in meter 10 meter raised to power 4. ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये जो हमारा आई रहेगा ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस रहेगा. चलिए स्टार्ट करिए. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट फॉर द कैंटिलीवर बीम लोड एट द फ्री एंड द डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय, मतलब मेरे ख्याल से हमने ये पहले से पढ़ के रखा हुआ है. लास्ट मतलब 4th सेमेस्टर में आपने ये डिफ्लेक्शन पढ़ के रखा है. तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, तो WL³/3 इंटू यंग मॉडुलस इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके ऑफ द रॉड. तो स्टिफनेस क्या होता है, तो स्टिफनेस होता है W मींस वेट अपॉन डिफ्लेक्शन. तो मैंने क्या किया, ये डिफ्लेक्शन की वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया. तो जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे पता चलेगा W से W कैंसिल हो गया, तो मेरा जो इक्वेशन बना वो बना 3 टाइम्स ऑफ E इंटू आई अपॉन L³. बट मैथमेटिकली द सिस्टम इज सिमिलर टू द स्प्रिंग मास सिस्टम. तो हमने जो स्प्रिंग मास सिस्टम करके रखा हुआ था उसमें क्या था, एक्सेलरेशन प्लस डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0 मीन्स x डबल डैश प्लस k अपॉन m इंटू x इज इक्वल टू 0. एंड बाद में हमने एक और पढ़ा था x डबल डैश मतलब एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा एंड नेचुरल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर मैं नेचुरल एन की वैल्यू निकालूं, नेचुरल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू निकालूं, तो ये मेरा क्या होगा, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ k इंटू अंडर रूट k अपॉन m. क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों टर्म्स सेम हैं, ये दोनों टर्म्स सेम हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये टर्म और ये टर्म भी एक दूसरे से सेम होंगे. तो ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k/m. तो ये रूट हटा मतलब ये स्क्वायर हटा तो ये अंडर रूट में आ गया. अब k की वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखी है
ऑल m की वैल्यू। तो हमने k की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो k की वैल्यू पुट की, तो एक हमारा इक्वेशन ये बना। अब हमें पता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो Fn इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन अपॉन 2 पाई। तो अब मैंने 1/2 पाई को बाहर निकाल दिया, तो ओमेगा एन की वैल्यू क्या हुई, तो ये वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपकी होगी 1/2 पाई अंडर रूट ई 3 इंटू ई आई अपॉन एम इंटू एल क्यू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक का नाम है टॉर्सनल वाइब्रेशन। टॉर्सनल वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक डिस्क है जो किसी एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट है और ये रोटेट हो रहा है, अगर ये रोटेट हो रहा है तो इसकी वजह से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम टॉर्सनल वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन द पार्टिकल ऑफ द shaft or disk move in a circle about the axis of the shaft, then the vibration are called torsional vibration. Okay, so in this case the disk or shaft is twisted and untwisted alternately, and due to this torsional shear stress are produced in the shaft. ठीक है, मतलब क्या होगा, वो एक तरफ की हो जाएगा फिर वो दूसरी तरफ की ओर मूव होगा, तो ये ट्विस्ट और अनट्विस्ट होने की वजह से इसके अंदर में शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और ये शेयर स्ट्रेस जो है रिस्पॉन्सिबल है आपके टॉर्सनल वाइब्रेशन। ठीक है, तो अब ये टॉर्सनल वाइब्रेशन कितना होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, ये अभी हमें निकालना है। तो लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म शाफ्ट of negligible mass rigidly fixed at one end and fixed at one end and other end carries a disc as shown in figure। तो हमने पहले ये दिखा दिया कि ये एक मास है, ये मास है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट है जिसका लेंथ L है और डायमीटर D है। चलिए, तो आई थिंक आई क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, जिसकी वैल्यू m k स्क्वायर हमने पहले पढ़ के रखा है। m क्या है, तो मास ऑफ द डिस्क। k क्या है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन। kt क्या है, तो टॉर्सनल स्टिफनेस। जैसे लास्ट टाइम हमने ट्रांसवर्स स्टिफनेस पढ़ा था, उसी तरीके से टॉर्सनल स्टिफनेस को हम kt लिखते हैं। तो kt is equal to torsional stiffness of the shaft in Newton per meter, and theta is the angular displacement of the shaft from its mean position at any instant in radian। याद रखिएगा थीटा जो है आपका वो रेडियन में होगा। मतलब वो क्या बोला कि थीटा क्या है, तो हमारा अगर कोई एक पोजीशन मैंने कंसीडर किया ए, और जब मैं इसको रोटेट किया तो ये रोटेट होने की वजह से जो जितना भी डिफ्लेक्शन हुआ उसे मैं थीटा बोलूंगा, और ये किस वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ा, तो वो होगा I इंटू थीटा रेज़ टू पावर, मतलब थीटा डबल डॉट। एक्चुअली एक्सेलरेशन को यहाँ पे दिखाना। So if the disk is given an angular displacement theta about the axis of the shaft, in starting vibration in the torsional plane about the axis of the double repeat हुआ ना, axis of the shaft। So for angular displacement theta we are getting accelerating torque। तो accelerating torque कितना होगा, तो mass moment of inertia into deflection। मतलब आप ये डायरेक्टली बोल सकते हो कि टॉर्क क्या हो रहा है, तो m इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका स्टेटमेंट दिया था, m इंटू ए। अब ये हाँ एंगुलर वर्ड यूज हो रहा है इसलिए I जो है रिप्लेस हुआ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और एक्सेलरेशन मतलब रिप्लेस हुआ d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर से। ठीक है, इसलिए बाद में हमने उसको थीटा के ऊपर डबल डॉट लगाया, विच इज इन क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो देखो क्लॉकवाइज जो हुआ उससे मैं एक्सेलरेटिंग टॉर्क बोलूंगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उससे मैं रिस्टोरिंग टॉर्क बोलूंगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, तो उस स्प्रिंग का थिकनेस
जिसको मैंने टॉर्सनल स्टिफनेस बोल रहा है, इनटू थीटा, वो कितना डिफ्लेक्शन मूव हुआ। जस्ट इमेजिन करिए कि आपने एक रबर को लिया है, रबर मतलब रबर बैंड जो जनरली हेयर वगैरह में यूज करते हैं। अब उस हेयर बैंड को, रबर बैंड को आप उसको घुमा रहे हैं, तो ये जो ट्विस्ट हो रहा है, मतलब एक तरफ घुमा रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज हुआ, और जैसे आप उसको वहां से छोड़ते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ रीस्टोरिंग टॉर्क। तो वो कितना होगा, तो बॉडी का स्टिफनेस कितना है इनटू डिफ्लेक्शन कितना हुआ। ओके, तो द restoring torque of couple is developed due to stiffness of the stuff, ये आपको पहले से पता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेटिंग टॉर्क इज इक्वल टू restoring टॉर्क। मतलब उस रबर बैंड को आप जितनी बार मोड़ोगे वो उतनी बार वापस मुड़ के अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, तो मैं एक जस्ट इमेजिन करता हूँ कि अगर वो रबर बैंड है और इस रबर बैंड को मैं अगर 2 बार ट्विस्ट करूं, तो 2 बार ट्विस्ट करने के बाद वो क्या होगा, फिर वापस अगर उसको मैंने छोड़ दिया तो वो वापस अपनी इसी पोजीशन पे आएगा 2 बार ट्विस्ट करके। मतलब आपने जितनी बार उसको दिया उतने ही वो रिटर्न कर देगा। तो मतलब क्या हुआ, तो ये हुआ आई थीटा डॉट्स इज इक्वल टू माइनस के टी इंटू थीटा। अब अगर दोनों को मैं इक्वेट किया तो ये हो गया आई थीटा प्लस के टी थीटा इज इक्वल टू 0। और अगर ये आई को मैंने रिप्लेस किया, मतलब सभी में से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया थीटा डबल डॉट प्लस के टी थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ही आपने पहले एक इक्वेशन पढ़ा था जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में था, तो वो क्या था, x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, तो थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, तो ये जो आपकी वैल्यू है, ये जो टर्म है वो आपके ओमेगा के इक्वल आ गया। तो ओमेगा के इक्वल है मतलब क्या हुआ, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के टी अपॉन आई, और ओमेगा क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट वही नेचुरल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो अंडर रूट के टी अपॉन आई। उसी तरीके से नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो मैंने वैल्यूज को पुट कर दी और आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है कि अगर टॉर्सनल स्टिफनेस, अगर आपने टॉर्सनल स्टिफनेस का फॉर्मूला पढ़ा था या एक्चुअली टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो था स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे अगर स्टिफनेस निकाल रहे हैं तो क्या होगा, टॉर्क अपॉन डिफ्लेक्शन। तो एंगुलर डिफ्लेक्शन है इसलिए मैंने थीटा लिखा, मतलब के टी इज इक्वल टू क्या हुआ, तो टी अपॉन थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा के टी की जगह पे मैं अब ये वाली टी अपॉन डी रखूंगा। अब एक्चुअली अगर आपने मशीन डिजाइन पढ़ा है तो आपको याद होगा कि टॉर्सनल इक्वेशन जो होता है वो होता है टी अपॉन जे। टी क्या है, तो टॉर्क है, और जे क्या है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टी अपॉन जे इज इक्वल टू क्या, तो जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ शाफ्ट इनटू डिफ्लेक्शन अपॉन वो लेंथ। तो अल्टीमेटली अगर मेरे को यहाँ पे टी बाय थीटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, थीटा को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा टी अपॉन थीटा। ठीक है ना, इससे मैं ये लेके आ रहा हूँ, टी अपॉन थीटा इज इक्वल टू जी इंटू जे अपॉन एल। ठीक है, मतलब इस चीज को अब मैं यहाँ पे वापस रिप्लेस कर रहा हूँ, तो के टी इज इक्वल टू टी अपॉन थीटा इज इक्वल टू जी जे अपॉन एल न्यूटन मीटर पर रेडियन, ये इसकी यूनिट हो गई। तो उसी तरीके से नेचुरल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो वो होगी अंडर रूट के टी अपॉन आई। तो यहाँ पे आपने के टी अपॉन आई की वैल्यू रख दी। उसी तरीके से नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो 1/2 पाई अंडर रूट के टी अपॉन आई। अब वहां पे आपने वैल्यूज रख दी, तो अल्टीमेटली इस बेसिस पे आपका इक्वेशन बना। अच्छा, उसके बाद जो आपने नॉमेनक्लेचर यूज किए, क्या जी जो है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ सॉफ्ट मटेरियल इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखिएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड के π/32 d रेस्ट पावर 4 होता है, और π/32 d नॉट रेस्ट पावर 4 माइनस डी आई रेस्ट पावर 4 फॉर होलो सिलेंडर। और डी क्या है, तो यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे डी लिया तो सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर, और डी आई और डी नॉट जो है वो आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। चलिए
अब लास्ट इसका पॉइंट आ गया कि द यूनिट फॉर अ लीनियर सिस्टम एंड द टॉर्क सिस्टम आर नॉट सेम। याद रखिएगा ना, लीनियर सिस्टम में और टॉर्सनल सिस्टम में यूनिट सेम नहीं होते हैं। द टर्म्स एंड corresponding यूनिट्स आर लीनियर एंड टॉर्सनल सिस्टम आर कंपेयर एज फॉलोज। ये देखिए आपका कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया गया है। डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं जिसकी यूनिट मीटर होती है। यहाँ पे हम थीटा से रिप्लेस करते हैं जिसकी यूनिट रेडियन होती है। वेलोसिटी को हम एक्स डॉट लिखते हैं, यहाँ पे थीटा डॉट लिखते हैं, मतलब रेडियन पर सेकेंड। एक्सेलरेशन को एक्स डबल डॉट जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और थीटा डबल डॉट की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। स्टिफनेस के लिए हम के वर्ड यूज करते हैं, लेकिन टॉर्सनल के लिए यहाँ पे हम केटी वर्ड यूज करते हैं जिसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर पर रेडियन। इसी तरीके से इनर्शिया फोर्स या टॉर्क होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए जिसकी यूनिट होती है न्यूटन। तो यहाँ पे टॉर्क के लिए टी से डिनोट करते हैं जो आई इंटू थीटा डबल डॉट लिखते हैं जिसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, आपने बी लिखा है या सी लिखा है, यहाँ पे एक्स लिख रहे हैं तो एक्स डॉट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होती है तो 1/2 आई इंटू थीटा डॉट स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के लिए है और आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए। चलिए लास्ट नोट है आपके पास। इफ एन एडिशन टू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क आई, mass moment of inertia of the shaft is is also considered, then the natural frequency, मतलब आपने जब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क के साथ में शाफ्ट को भी कंसीडर किया जाएगा तो आपका जो फॉर्मूला है, तो पहले फॉर्मूला क्या था, तो ओमेगा, ये याद कर लो, अंडर रूट आपका था के टी अपॉन आई, यही था, ये देखो के टी अपॉन आई, ठीक है ना। तो अब वो क्या हो जाएगा, तो आई प्लस आई एस, मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इसी तरीके से नेचुरल फ्रीक्वेंसी में भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ द शाफ्ट इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द शाफ्ट का स्क्वायर कर दोगे, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आई एस के बारे में आपको बता देगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर आपका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ अ सिंगल रोटर सिस्टम। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।